हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोर्स फॉर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर के आया हूं। दोस्तों बात हम करने वाले हैं आज बेसिक फैक्टर्स की, क्योंकि देखिए अगर किसी भी चीज के बेसिक आपको क्लियर होंगे, आपको ये पता होगा कि पहला स्टेप कैसे रखना है और दूसरा स्टेप कैसे रखना है, फिर तीसरा कैसे रखना है, तो जाहिर सी बात है आप अपनी मंजिल पर जल्दी भी पहुंचेंगे और आसानी से भी पहुंचेंगे। समस्या वहां आती है जब हम पहला ही स्टेप गलत कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरा स्टेप भी गलत पड़ता है, तीसरा भी गलत पड़ता है और फिर हम एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केवल कानूनी जानकारी ही आपको बचा नहीं सकती है, उसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल अप्रोच होती है, आपको चलना कैसे है और जितने भी फॉल्स केसेज आपके ऊपर होते हैं उनका सामना कैसे करना है, जब तक आप वो अच्छे तरीके से नहीं जानेंगे तो कानूनी जानकारी भी आपकी मदद नहीं कर पाएगी। इसलिए दोस्तों कानूनी जानकारी के साथ साथ ये सारी जानकारियां बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बेसिक शुरुआत कैसे करें अपनी फाइट की, जो कि बहुत लंबी चलने वाली फाइट है और जिसका पहला स्टेप आपका आखिरी स्टेप और आपका डिसीजन जो कि आपके फेवर में आएगा या नहीं आएगा उसको तय करता है। तो इसमें हम बड़ी चूक नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना। काफी सारी चीजें मैं आपको इसमें ऐसी बताने वाला हूं जो हो सकता है आपके काम आए और आप अपनी समस्याओं से ओवरकम कर जाओ। और दोस्तों अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि इन फ्यूचर भी जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अब दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं लड़कों की परेशानियों की। लड़के की पहली परेशानी ये होती है कि भैया मैं बड़ा हो गया हूं तो मैं जॉब वगैरह सर्च करूं, जॉब नहीं मिलती तो जो माता पिता होते हैं वो प्रेशर करने लगते हैं, समाज बोलने लगता है देखिए इतना बड़ा हो गया कोई काम नहीं करता। अब वो बेचारे को बहुत प्रेशर होता है, वो किसी भी तरह से चाहता है कि मैं जॉब करूं। अगर लक अच्छा है किसी गवर्नमेंट जॉब में निकल गया तो अच्छा है, वरना फटाफट मजबूरी में किसी प्राइवेट जॉब को ज्वाइन कर लेता है ताकि समाज का मुंह बंद हो सके और माँ बाप भी कह सके हमारा बेटा जो है वो काम करता है। तो वो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, कॉम्प्रोमाइज करके वो प्राइवेट जॉब भी शुरू कर देता है या फिर वो काम स्टार्ट कर देता है जो करना नहीं चाहता था। और कुछ बहुत मेहनत करके किसी भी तरह से उनके माँ बाप लोन लेकर के और वो अपनी नौकरी किसी तरह से पाते हैं, गवर्नमेंट जॉब में लग जाते हैं और उनका करियर बनता है। माँ बाप को लगता है कि चलो अब लड़का सेटल हुआ। इसके बाद लड़कों की परेशानी क्या होती है? पहली परेशानी तो करियर को लेके, इसके बाद माँ बाप घोड़ी चढ़ा देते हैं, शादी करा देते हैं और कई बार लड़के खुद ही घोड़ी चढ़ जाते हैं, यानी कि प्रेम विवाह लव मैरिज कर लेते हैं। अब जो मेन खेल है ना वो अब स्टार्ट होता है, क्योंकि अब आपके घर पे आती है आपकी वाइफ। तो आपके बीच में जो आपका लव था, चाहे आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी, तो भी वो जो फैक्टर्स होते हैं वो चेंज होने धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं। थोड़े से वो 7 दिन के बाद बदलते हैं, फिर 1 महीने बाद बदलते हैं, फिर 2 महीने बाद बदलते हैं और कुछ मामलों में सालों के बाद भी फैक्टर्स बदलते हैं और आपकी परेशानियां बढ़ती हैं जब धीरे धीरे विवाद बढ़ता है वाइफ के साथ। और वाइफ जब उस स्टेज पे पहुंच जाती है वो क्लियरली आपको कहती है कि भैया मैं तुमको और तुम्हारी फैमिली को जेल पहुंचा दूंगी दहेज के मुकदमे में दर्ज करा करके। अब लड़का घबरा जाता है, क्योंकि जिसने कभी ये सब नहीं देखा उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। जो व्यक्ति घुटा हुआ है वो तो चलो नहीं डरेगा, जैसे हम जैसे लोग हैं हम रात दिन वही काम कर रहे हैं तो हम नहीं डरेंगे, लेकिन एक आम आदमी को जिसका इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, जब पहली बार ये बात कही जाती है कि तुम्हें जेल भिजवा देंगे ऐसा करके और उसे 2-4 कानून बताए जाते हैं तो वो डर जाता है। उसके समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। अब वो अपनी तरफ से नोटिस भेजे या वकील साहब के पास जाए या कोर्ट में जाए या पुलिस में जाए। अब यहाँ पर गलतियां होनी शुरू होती हैं हस्बैंड से। सबसे पहली गलती होती है अपनी प्रोटेक्शन को लेके, यानी उसके और उसके माता पिता के दिमाग में ये आता है कि भाई ये कल को ऐसा करना दे तो हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ कर लेते हैं। तो वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, एक लेटर लिख करके पुलिस को दे देते हैं, जिस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती, ना भविष्य में होगी हमारे देश में। आप दे देते हैं लेकिन उससे केवल आपको नुकसान पहुंचता है, क्योंकि आप देते हैं अपनी संतुष्टि के लिए कि हमने दे दी, लेकिन होता क्या है कि आपके एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट पुलिस के पास चले जाते हैं। और अगर इन फ्यूचर कुछ ऐसा होता है जिसमें वाइफ लीक से हटकर बात करती है और आपको महसूस होता है कि जो आपने पुलिस को बता दिया वो नहीं बताना चाहिए था, तो ऐसे में फिर आप फंस जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप एक लेटर दे चुके हैं। इसलिए इसमें जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए। एक सीधी सी बात हमारे देश के हिसाब से आप समझ लीजिए, अगर आप पुरुष हैं, आप हस्बैंड हैं, तो पुलिस कुछ नहीं करेगी, पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठेगी, आप एक की जगह 10 एप्लीकेशन दे दो। तो फिर जब ऐसा होना ही है और हमें पता ही है तो हम वहां पर एप्लीकेशन क्यों दें, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें उसमें। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पहली चीज ये, सबसे पहला गलत स्टेप जो हस्बैंड की तरफ से उठता है वो यही होता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है।
दूसरा गलत स्टेप क्या उठता है कि वाइफ को ईमेल कर दिया जाता है। आजकल एक्चुअल में क्या है, लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो दिमाग का ज्यादा प्रयोग करते हैं। दिमाग का ज्यादा प्रयोग करते तो क्या होता है, 10 लॉ को गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पर सर्च करते हैं वीडियोज को, और अकॉर्डिंगली जो भी उनको वीडियो मिलते हैं, जो उनको अच्छा लगता है, 10 वीडियो सही भी मिलेंगे, 10 आपको गलत भी मिलेंगे। आप किस पे विश्वास करें किस पे नहीं करें आपको नहीं पता होता। जो भी वीडियो आपको अच्छा लगता है या जो भी इंफॉर्मेशन गूगल पे अच्छी लगती है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, फटाफट ईमेल भेज देते हैं कि भाई हमने तो मेल भेज दिया, और आप समझते हैं कि उसमें आपकी बहुत बड़ी सुरक्षा हो जाएगी। होता क्या है, वाइफ भी पढ़ी लिखी होती है कई बार, तो वो भी ईमेल का रिप्लाई कर देती है, फिर आप ईमेल का रिप्लाई करते हो, फिर वो ईमेल का रिप्लाई करती है। आप रायता तो वैसे फैला देते हो, क्योंकि जब लीगल कार्यवाही की बारी आती है और आप मेरे जैसे किसी वकील से संपर्क करते हो, वकील साहब कहते हैं कि यार इसमें तो ऐसे होना चाहिए था, लेकिन जब वो ईमेल की कहानियां देखते हैं आपकी इतनी सारी, तो उनका दिमाग सनक जाता है कि भाई इतना सब कुछ अब इसे कैसे मैनेज करें, तो ऑलरेडी इसने रिटर्न में दिया हुआ है वहां पे। अब अगर हमको कुछ और करना है या लीगल एंगल से किसी चीजों को लेकर के आना है, किसी अलग तरीके से चीजों को प्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे? वो सब तो आपने ऑन रिकॉर्ड दे ही दिया, उसे तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। तो जब हम उसे चेंज कर ही नहीं सकते तो आपने अपनी गर्दन तो पहले ही फंसा ली है। अब दोस्तों वकील उसको कितना समेट लेगा, इसलिए समस्या हो जाएगी। खास तौर पे तब जबकि वकील की इंटेंशन आपको बचाने की हो, आपको बाहर निकालने की हो, क्योंकि हमारे सामने प्रैक्टिकली ये प्रॉब्लम्स रोज आती हैं। हम बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बना लेते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि उनके बीच में तो इतनी ज्यादा कन्वर्सेशन हुई है कि कई बार लीगल नोटिस एक्सचेंज कर लेते हैं आपस में। वकील साहब के पास जाते हैं, नोटिस भेज देते हैं, और कहीं तो इतने समझदार हैं खुद ही बना के नोटिस भेज देते हैं। अब आप समझिए ना, देखिए हर एक आदमी का अपना एक काम है। एक डॉक्टर होता है, उसको डॉक्टरी आती है। अगर मेरे घर पे तबीयत खराब हो गई, मैं कितना ही बड़ा वकील हो जाऊं, मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता, मुझे पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और इसी प्रकार से जो डॉक्टर्स होते हैं, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो पहले हमसे फोन करके पूछते हैं कि सर ऐसा ऐसा घर पे हो गया, क्या करना है इसमें। तो ये हर एक आदमी की अपनी फील्ड होती है। ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि हाँ आपने 10 वीडियो देख ली और आपको बहुत एक्सपीरियंस हो गया, आपने अपना काम खुद ही कर लिया। बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें। हस्बैंड की तरफ से होने वाली अगली मिस्टेक ये होती है कि हम लोग क्या करते हैं, कानूनों को पढ़ करके किताबों में या वीडियो देखकर या गूगल पे सर्च करके अपने आप ही एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट फिर आपको बाद में बहुत भारी पड़ जाते हैं। जाहिर सी बात है, जो आदमी 10 साल से 15 साल से उसी फील्ड में लगातार घिस रहा है, उसको आज से आने वाले 10 साल तक की चीजें पता है कि अभी शादी के 1 साल के बाद ये होगा, जब ये मुकदमा दूसरे साल में होगा तो ये होगा, 10वें साल में ये होगा, जजमेंट के टाइम ये होगा, उसको सब पता है। और वो जो लिख के चलेगा, जो आपके लिए बना के चलेगा, वो अगले 10 सालों की सोच के चलेगा। आप कितना कर रहे हो, जितना आपको कानून पता है और करंट सिचुएशन जहां पर आप हो उतना ही करोगे। तो किसी भी तरह से आप कंपीट नहीं कर सकते किसी के भी एक्सपीरियंस को। तो मैं यही आपको कहूंगा कि आप जो भी कार्रवाई करें, जो भी स्टेप लें, वो लीगल हैंड से ही करें, किसी लॉयर से मिलकर के संपर्क करके तभी करें। अपनी मनमर्जी से अपना दिमाग चला के, कानून जान के किसी भी तरह से आगे ना बढ़े, यह आपके गले की फांस बन सकता है। अगली मिस्टेक दोस्तों हस्बैंड की तरफ की, जब कोई मुकदमा डालने की बारी आती है तो हस्बैंड क्या करता है, एक पिटीशन बनाता है। हमारे पास भी बहुत सारे अभी ऐसे मामले आ रखे हैं, शायद वो लोग भी मुझे देख रहे हो तो उनको भी पता चलेगा कि हमें कैसे काम करना चाहिए। अभी दोस्तों हाल ही में मुझे एक पिटीशन रिसीव हुई, कोलकाता से कोई है और उनका मामला यहीं पे देहरादून में चल रहा है। तो उसका मुझे लगा, उन्होंने 125 की जो पिटीशन भेजी कि उसका रिप्लाई मुझे सबमिट करना है। तो मैंने जब उस पिटीशन को पढ़ना शुरू किया, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, 10 पॉइंट हो गए, 20 पॉइंट हो गए, 30 पॉइंट हो गए, 40 पॉइंट हो गए, पिटीशन खत्म ही नहीं हो रही। अब जब उसे मैं स्क्रॉल करता रहा 100 पॉइंट हो गए, पिटीशन खत्म ही नहीं हुई। स्क्रॉल करता रहा 150 पॉइंट हो गए, पिटीशन खत्म ही नहीं हुई। यानी कि कुल मिला के उन्होंने 150 प्लस पॉइंट्स अपने पिटीशन में लड़की ने लिखे हुए थे 125 सीआरपीसी की। तो मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने कहा ये पिटीशन तो खत्म है, क्योंकि अपनी जो जुडिशरी है इतनी ज्यादा पेपर वर्क में बिल्कुल विश्वास नहीं करती, और जो जितना ज्यादा लिखेगा वो उतना ज्यादा फंसेगा। तो मेरे दिमाग में आ गया था कि मुझे इसका रिप्लाई फाइल करना है, क्योंकि देहरादून का ही मामला है तो बड़ा अच्छा है, मैं तो सीधा लिख दूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक सब कुछ असत्य है, और उसके बाद अपनी कहानी टू द पॉइंट जैसी कोर्ट में चलती है वैसे लिख के ले जाऊंगा। अब हुआ क्या कि बाद में मेरी उनसे बात हुई तो मुझे पता चला वो ऑलरेडी रिप्लाई उसका फाइल कर चुके हैं। यानी उन्होंने बना के तो भेजा था मुझे रिप्लाई, पर मुझे लगा था ये सिर्फ उनके पास है, कोर्ट में फाइल नहीं हुआ, पर वो ऑलरेडी कोर्ट में फाइल कर चुके हैं। और जब मैंने उनका रिप्लाई पढ़ा तो वो भी उतना ही बड़ा। तो कुल मिलाकर के बात यह दोनों की तरफ से ये बिना मतलब की स्टेटमेंट्स आगे चली गई। देखिए, जब कोर्ट में आप कोई भी मुकदमा फाइल करते हैं उसमें बातें टू द पॉइंट लिखी हुई होनी चाहिए। पिटीशन आपकी बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए कि जुडिशरी उसे पलटती रहे और जो मूल चीज है वो उसकी खत्म ही हो जाए। आपने सारी कहानियां लिख दी, पहले मेरी शादी हुई, फिर इतनी तारीख को मैं घूमने गया, उसका मेरे पास फोटो है, इसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, फिर हम होटल में गए, इस वाले होटल में गए, वहां हमने ये खाया। अरे कोर्ट को क्या मतलब है? आपको क्या लगता है कोर्ट को इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट है? आप जो इंटेंशन अपनी दिखाना चाह रहे हो उस इंटेंशन को एक पैराग्राफ में भी शो किया जा सकता है और उसी में 20 पेज भी भरे जा सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है। अगर आपको ये गलतफहमी है कि आप ज्यादा लिखेंगे तो आपको कुछ ज्यादा न्याय मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जितना ज्यादा लिखेंगे ना
उतने ज्यादा फंसेंगे, क्योंकि सामने वाला वकील उतने ज्यादा क्वेश्चन एक एक पॉइंट पे करेगा बाद में क्रॉस के टाइम पे, और कहीं ना कहीं आप गड़बड़ करके अपना मुकदमा जरूर खराब करोगे। इसलिए दोस्तों कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 50-50 पेज की पिटीशन बना के भेज दी। अधिकतर ये महाराष्ट्र, गुजरात इस तरफ चल रहा है, दिल्ली, जितने बड़े शहर हैं, मतलब मेट्रो सिटीज है, वहां लोग अधिकतर पढ़े लिखे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि वो समझते हैं कि हमारे साथ जो हम जितनी ज्यादा लंबी कहानी लिखेंगे उतना ज्यादा जस्टिस मिलेगा। उन्हें ये नहीं पता कि वो जितनी लंबी कहानी लिखेंगे उतने ज्यादा कोर्ट कचहरी में रगड़े जाएंगे। और दोस्तों इसका दूसरा पहलू ये है कि अपने को ऐसे भी नहीं चलना कि अपने बहुत ही कम लिख दिया, हमने जो मटेरियल फैक्ट्स थे वो ही कोर्ट के सामने नहीं रखे। यानी कुल मिलाकर के बहुत बैलेंस करके चलना पड़ता है। सारे मटेरियल फैक्ट कोर्ट के सामने आ जाएं, सारे लीगल एस्पेक्ट्स कोर्ट के सामने आ जाएं, और टू द पॉइंट बात हो कि न्यायाधीश पढ़े, उसको लगे कि हाँ भाई ये चीज है और ये करना है। लेकिन अगर पिटीशन इतनी उलझने वाली है ना, तो उसका भी दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि वो 50 पेज पलटेगा। वो भी फिर पूरी पिटीशन में ये ढूंढता है कहाँ लिखा है कि कितना कमाता है। वो भी लास्ट में इस चीज को ढूंढता है। कोई नहीं पढ़ता आपकी पिटीशन को, यकीन मानिए कोई नहीं पढ़ता। केवल अपोजिंग काउंसिल जो होगा ना, वो आपको फंसाने के लिए आपके पिटीशंस के पॉइंट पढ़ेगा, और आपके जहां उसने 20 क्वेश्चन पूछने हैं वहां 100 क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद आप फंस जाएंगे, क्योंकि वकीलों के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम ही समझ सकते हैं कि किस तरह से पूछे जाते हैं और किस तरह से लिखवाए जाते हैं। ये आप सोच भी नहीं सकते, ना कोई वीडियो आपको बता सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज और अनुभव की बात है। और यूट्यूब पे भी आजकल मैं बहुत सारे वीडियो देख रहा हूँ जिनमें लिख दिया जाता है कि पत्नी के वकील को भी फंसाइए। एक्चुअल में उन्हें पता ही नहीं कि वकील किसका नाम है। अगर वकील कम्युनिटी ने अपनी आवाज उठा ली ना ऐसे लोगों के खिलाफ और इनके पीछे पड़ गई, तो ये लोग भागते फिरेंगे और इनको कहीं राहत नहीं मिलने वाली है। अगली गलती हस्बैंड की तरफ से, बहुत इंपॉर्टेंट। हस्बैंड क्या कर रहा है अभी के समय में? वीडियो देख रहा है, बहुत सारे वीडियोस देख रहा है, गूगल पे सर्च कर रहा है, और उसको लगता है कि मेरी वाइफ ने ये किया, अब मैं काउंटर केस कर लेता हूँ। अब काउंटर केस के बारे में उसको कुछ नहीं पता है। उसने केवल 10 वीडियो देखे हैं अलग अलग लोगों के कि ये काउंटर केस हो सकते हैं, और वो उस काउंटर केस को बना के डाल देता है। फिर बाद में कहता है मैंने तो काउंटर केस डाला था, इस पे तो कुछ हुआ ही नहीं, उल्टा वाइफ ने अपने प्लेस पे ट्रांसफर करा लिया। अब उस केस के लिए भी मुझे उसके शहर में जाना पड़ता है। अब दोस्तों ये सब हो, क्योंकि अगर आप काउंटर केस डालोगे और उस काउंटर केस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है, कोर्ट भी कुछ नहीं कर रहा है, तो दोस्तों ये होगा। क्योंकि अभी मैंने वीडियो डाला था, कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं सर आपने ये तो बताया नहीं कौन से काउंटर केस। नहीं बताए जा सकते आपको काउंटर केस, या आपके मामले पे डिपेंड करते हैं। और काउंटर केस बनाना बहुत मुश्किल और बहुत टेक्निकल है। ये उस तरह से नहीं है कि बस एक डिफेमेशन का केस बना के, पिटीशन बना के आपने लगा दी, उस पर आपको इंसाफ मिल जाएगा और जो सामने वाली पार्टी है वो आपके पास झुक जाएगी और सेटलमेंट कर लेगी। गलत फहमी है आपकी। अगर आप एक्चुअल में काउंटर केस किसी पे डाल रहे हो, दैट मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग। इतने स्ट्रॉन्ग जितनी उसकी 498 ए की पिटीशन में जो भार होता है ना, उस लीगल भार से कई गुना ज्यादा भार आपके काउंटर केस में होना चाहिए। तब जाकर के सामने वाली पार्टी सेटलमेंट पे आएगी, और वो भी एक नहीं अनेक आपको काउंटर केसेस में जाना पड़ेगा। जो आपके साथ हुआ है, गलत हुआ है, उन सबके बेस पे उसके टेक्निकल पॉइंट और लीगल पॉइंट में जाए बिना अगर आप काउंटर केसेस बना देते हो जस्ट कुछ धाराओं के बेस पे, और वो चल जाएगा, सामने वाला सेटलमेंट कर लेगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। तो जितने भी हस्बैंड इस प्रकार की नॉलेज लेकर के डायरेक्टली काउंटर केसेस में जा रहे हैं, इस तरह से बिल्कुल मत जाइए। अगर आप काउंटर केसेस में जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको बहुत सोच विचार करना है, और अपने अपने प्लेस पर आपको एक ऐसा बंदा ढूंढना है जो एक्चुअल में उस लेवल का काउंटर केस तैयार करके आपकी तरफ से कोर्ट में दर्ज करा के सामने वाली पार्टी की समनिंग करवा दे, तब आपका काम बनेगा। यदि आपने उसमें बिल्कुल हल्का सा काउंटर केस बना दिया, उसमें केवल आपकी तारीख और आपका पैसा खराब होना है, सामने वाली पार्टी सेटलमेंट पे नहीं आएगी, गारंटी है। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स आज की इस वीडियो में बताए, जिन्हें अगर हस्बैंड ध्यान में रखे तो वो बहुत सारी भविष्य में आने वाली समस्याओं से बच सकता है। अपने मामलों से बाहर आना है तो उसको बहुत तरीके से काम करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी, किसी भी प्रकार के किताबी ज्ञान, किसी भी प्रकार के वीडियो के ज्ञान, किसी भी प्रकार के गूगल के ज्ञान से काम नहीं चलने वाला है। प्रैक्टिकल अप्रोच में जाना पड़ेगा। देखो दोस्तों, यदि आपको कोई बीमारी हो जाती है ना, तो अगर छोटी बीमारी हो तो आप घर पे उपचार कर लेते हैं, हल्दी लगा लेते हैं, दूध पी लेते हैं हल्दी वाला, आराम पड़ जाता है। लेकिन बीमारी जब ज्यादा बढ़ जाती है तो डॉक्टर कहता है कि भाई इसे 2 दिन में ऑपरेट करना पड़ेगा, वरना आपकी जान चली जाएगी। तो उस समय पे भी अगर आप घर पे बैठे रहते हैं और अपने ही उपचार करते रहते हैं तो क्या होगा? तब आपको सर्जरी के लिए जाना पड़ता है। यही चीज लिटिगेशन में भी होती है कि एक पॉइंट तक तो ठीक है कि आपने गूगल पे इंफॉर्मेशन ले ली या यूट्यूब पे ले ली, लेकिन उस पॉइंट से आगे अगर आपको अपने मामलों को निपटाना है तो वो किसी लीगल पर्सन के थ्रू ही हो पाएगा। बाहर के अगर आप 50 लोगों से मिलोगे तो कुछ नहीं होगा, आवेश में आके जस्ट आप लोग झंडा उठा लोगे, नारे लगा लोगे या फिर कहीं बैठ के धरना दे लोगे। लेकिन आपके जो पर्सनल केसेस कोर्ट में चल रहे हैं उनसे लड़कर ही बाहर आया जाएगा। किसी भी प्रकार का शॉर्टकट यहाँ पर नहीं है। काउंटर केसेस में जाके इतना जरूर है कि आप अपने मामलों को
को जल्दी निपटा सकते हो, लेकिन उसके लिए भी बहुत टेक्निकली आपको चलना पड़ेगा। हवाई काउंटर केसेज भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सारी जानकारियां आपके काम आई होंगी और आप आगे स्टेप लेने से पहले इन सब पे विचार करोगे। और यदि दोस्तों आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।